myself विजय पाल फ्रॉम ब्राइट स्कूल पालवास रोड सीकर। अपन बात कर रहे थे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद धारिता। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर आंकिक प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके थे। बहुचयनात्मक प्रश्न नंबर 4 की बात करें। बहुचयनात्मक प्रश्न नंबर 4, इसमें एक ऐसा परिपथ दे रखा है और इसके लिए आपको ए और बी के मध्य क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन 4 ऐसा एक संयोजन दे रखा है ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात है। तो इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे। वो किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से इसके बिंदु है ए और बी बिंदु है, इसको नाम देंगे सी। ये जो बिंदु है इसको कहेंगे सी, इस बिंदु को कहेंगे डी और ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे ई। सी डी और ई, ये जो बिंदु है इसका नाम रखेंगे ई। ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है और ये वाला बिंदु क्या आपका ई। ए बिंदु आपका यहाँ और ई बिंदु ये। इसके आगे एक संधारित्र पोल लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र यहाँ लगा हुआ है और लास्ट बिंदु क्या है? तो ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, बिंदु सी बिंदु यहाँ मान लेंगे, डी बिंदु यहाँ मान लेंगे। अब आप देखेंगे बिंदु ए और सी के मध्य एक जुड़ा हुआ संधारित्र है। ए और सी के मध्य एक संधारित्र जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से ए और डी के मध्य एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड और सी और डी के मध्य एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड। यहाँ एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड। सी और ई के मध्य एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड। डी और ई के मध्य एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरड। एक संधारित्र है, इसका मान कितना है? 5 माइक्रोफैरड। ई और बी के मध्य 5 माइक्रोफैरड। तो इस डायग्राम का अपने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ये वाला बनाया। अब इसमें क्या है? अपन इसमें देखें AC अपॉन CE। इसे डायग्राम के अंदर AC अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन DE। AD अपॉन D, इनके मान रखें। सभी का मान 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। ये सब आपस में कैंसिल 1 इक्वल टू किया गया। अब ये क्या कंडीशन बनती है? ये एक व्हाइट स्टोन सेतु टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। विद्युत परिपथ चैप्टर है 6, उसमें आएगा। लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ काम में आएगा। कंसेप्ट क्या कहता है? व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है? इसमें इस प्रकार का एक बंदा है, वो कहलाता आपका व्हाइट स्टोन सेतु। इसमें ये भुजा अपॉन ये इज इक्वल इस भुजा का ये भुजा अपॉन ये, इन दोनों का अनुपात का मान समान, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो वह व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। तो वह व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। इस कंडीशन में ये जो भुजा CD है ये प्रभावहीन होगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बात समझ में आई? व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होता है? इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो वो कहलाता है
व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। और व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में ये भुजा CD प्रभावहीन होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। बात समझ में आ गई? ये दिए गए चित्र में व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था काम में आ रही है, जिसके कारण भुजा CD प्रभावहीन होगी। क्या दिए गए चित्र में व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है, सेतु की संतुलन अवस्था है। दिए गए चित्र में व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है, अतः भुजा कौन सी? CD। अतः भुजा CD प्रभावहीन होगी। बात समझ में आ गई? ये भुजा इन दोनों भुजों के अनुपात के बराबर है, तो ये है आपका व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। और इस कंडीशन में भुजा CD है, ये प्रभावहीन होगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये प्रभावहीन होगी। ठीक है बात? तो ये जब प्रभावहीन होगी तो आपको तो A और B के मध्य क्या करना है? पहले अपन क्या करते हैं, A और E के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। जब इसका मान आएगा तो ये दोनों श्रेणीक्रम में हो जाएगा। ये भुजा प्रभावहीन है, तो A और E के मध्य अपन क्या करते हैं, बिंदु A व कैपिटल E के मध्य तुल्य धारिता बराबर A और E के मध्य तुल्य धारिता, A और E के मध्य। ये भुजा प्रभावहीन है, कोई भुजा यहाँ नहीं मानेंगे इसको, तो ये दोनों किस में होंगे? श्रेणीक्रम में होंगे। और ये दोनों किस में होंगे? श्रेणीक्रम में। अब श्रेणीक्रम फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS = 1/C1 + 1/C2। एलसीएम लेंगे तो 1/CS = C1C2 C1 + C2। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो C1 × C2 / C1 + C2। दोनों संधारित्र का गुणा होगा, दोनों का योग। तो दोनों संधारित्र आपके श्रेणीक्रम में है और ये दोनों किस में है? श्रेणीक्रम में है। तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? दोनों का गुणा हो जाएगा 5 × 5/5 + 5। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का श्रेणीक्रम संयोजन 1 हो जाए। इसी प्रकार से इन दोनों का भी 1 होगा। ये श्रेणीक्रम में है और ये जब श्रेणीक्रम में 1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का 1, दोनों किस में होंगे? समांतर क्रम में। दोनों किस में होंगे? समांतर क्रम में। क्या होगा? प्लस। तो इन दोनों का निकालेंगे, कितना होगा? 5 × 5/5 + 5/5 + 5। इन दोनों का श्रेणीक्रम 1 हो जाएगा, इन दोनों श्रेणीक्रम 1 हो जाएगा। तो इसका और इसका, इन दोनों का श्रेणीक्रम है वो किस में आएगा? समांतर क्रम में। इन दोनों की एक भुजा होगी, एक भुजा यहाँ पर होगी, दोनों किस में आएंगे? समांतर क्रम में। सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा इसका मान? 25/10 + 25/10 क्या होगा? 2.5 + 2.5 = 5 माइक्रोफेरेड। कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड। तो ये 5 माइक्रोफेरेड होगा, ये भी क्या है? 5 माइक्रोफेरेड। क्या बनेगा इसका परिपथ? इस प्रकार से बनेगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा। इसका मान 5 माइक्रोफेरेड और इसका मान कितना है? 5 माइक्रोफेरेड। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। आपको A और B के मध्य ज्ञात करना है, तो 1/CAB = 1/5 + 1/5। एलसीएम कितना आएगा? 5 1 + 1 1/CAB = 2/5। तो CAB = 5/2 = 2.5 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर 2.5 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन इसका होगा राइट ऑप्शन, बाय ऑप्शन। क्या होगा इसका? बाय ऑप्शन।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, क्या कहता है, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। दो गोलाकार चालक है, मान लीजिए त्रिज्या उसकी r1/r2 है, तो इनका अनुपात r1/r2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो दो गोलाकार चालक है, उनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है और उनकी धारिताओं का अनुपात पूछा है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं r1/r2 इज इक्वल टू 1/, गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है, गोलाकार चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। पहले की बात करें तो C1 इज इक्वल टू 4πε0 R1, C2 इक्वल टू 4πε0 R2। C1 और C2 आ चुके, तो इनकी धारिताओं का अनुपात पूछा है। C1/C2 इज इक्वल टू 4πε0 R1 अपॉन 4πε0 R2। ये कैंसिल होगा, C1/C2 इज इक्वल टू R1/R2। C1/C2 R1/R2 की वैल्यू क्या है, 1/2। अनुपात के रूप में लिखना है तो C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सही। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है बात। चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी तरल पदार्थ जिसका परिमाण r है सरका जाता है। एक तरल पदार्थ है, आधे भाग एक तरल पदार्थ है जिसका परिमाण r है, इसको इन प्लेटों के मध्य आधे भाग में सरकाते हैं। जब आधे भाग में सरकाएंगे तो इसके आगे उसकी प्रकार बनेगी। ये जो भाग इसमें r परावर्तन वाला पदार्थ सरकाया गया है, r परावर्तन वाला पदार्थ सरकाया गया। ये यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तो निर्वात मानेंगे। ठीक है, यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो, प्रारंभिक धारिता क्या हो, C हो, तो नवीन धारिता ज्ञात कीजिए। तो नवीन धारिता ज्ञात कीजिए। C इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/, ये तो है आपकी प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता। अब सिंपल सी बात, जब इसके आधे भाग में εr परावर्तन वाला पदार्थ सरकाया गया है, तो ये जो संधारित्र है ये दो संधारित्र की बातें कार्य करें। एक तो संधारित्र है जिसकी प्लेटों में निर्वात है और दूसरा संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य εr परावर्तन वाला पदार्थ भरा गया है। कुल मिलाकर के दो संधारित्र यहाँ पर होंगे जिनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, a/2। इस प्रकार से पूरी प्लेट क्षेत्रफल a था, इसको आधा कर दिया तो क्या बच गया, a/2। इसका कितना होगा, a/2। ठीक है, तो दिए गए चित्र में दो संधारित्र समांतर क्रम में, इस प्रकार से जैसे अपन एक बिंदु यहाँ माने तो इन दोनों की पहली प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, इन दोनों की दूसरी प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, तो कैसा हो गया, समांतर क्रम संयोजन। तो दिए गए चित्र में दो
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दिए गए चित्र में दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a/2 होगा। बात समझ में आई? यहां पहले एक संधारित्र था, एक जो समांतर प्लेट संधारित्र था, इनकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावर्तन पदार्थ इसके आधे भाग में सरका दिया तो ये दो संधारित्र बन जाएंगे। एक संधारित्र जिनकी प्लेटों में निर्वात है, दूसरा संधारित्र जिनकी प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r परावर्तन वाला पदार्थ। जब आधे भाग में कर दिया, पहले जब कोई पदार्थ नहीं सका हुआ था, निर्वात था, तब इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल केवल a था। जैसे सरका दिया, दो संधारित्र बन गए तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a/2। तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो तुल्य धारिता Cp is equal to C1 plus C2। Cp is equal C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 इस संधारित्र धारिता जब प्लेटों की मध्य निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0 a/2/d प्लस C2 की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन r a/2 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a/2 में क्या आएगा? दोनों से कॉमन ले लीजिए। Cp इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a/2d कॉमन आएगा। जब 2d कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचेगा? 1 और वहां से क्या बचेगा? एप्सिलॉन r। तो ये आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट a/2d 1 प्लस एप्सिलॉन r एप्सिलॉन। अब इसमें एक चीज और करना है आपको, प्रारंभिक धारिता का मान कितना? क्वेश्चन में कह रहा है आपको यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो, प्रारंभिक धारिता C है, तब नवीन धारिता क्या होगी? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। इक्वेशन नंबर 1 से 2 में रखेंगे वैल्यू Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d। एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू क्या है? C। तो क्या होगा? C/2 1 प्लस एप्सिलॉन r। ये आपका आंसर Cp इक्वल टू C/2 1 प्लस एप्सिलॉन r। C/2 1 प्लस एप्सिलॉन r। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार आप।